हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो है 2018 का ये प्रवक्ता अर्थशास्त्र का ये पेपर है दोस्तों 2018 में। तो ये इसका हम भाग 1 कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों भाग 2 को। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो अर्थशास्त्र का ये पेपर है इससे पहले 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे 51 से। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है दोस्तों, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जो बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गणना कैसे की जाती है, उसकी गणना का फॉर्मूला होता है दोस्तों जीडीपी। ठीक है, जीडीपी इक्वल टू होता है वस्तुओं की बाजार कीमत माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है दोस्तों, तो जीडीपी बराबर जो होता है वस्तुओं की बाजार कीमत जो होती है माइनस उससे जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, इसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओकुन नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों, एक ओकुन नियम होता है बेरोजगारी राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि से संबंधित एक जो है नियम है जिसको ओकुन नियम कहते हैं। तो ओकुन नियम किससे संबंधित है दोस्तों, एक तो बेरोजगारी से भी संबंधित है ओकुन नियम, और दूसरा दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। तो इन दोनों पर चर्चा करता है ओकुन नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ओकुन नियम जो है दोस्तों बेरोजगारी और राष्ट्रीय उत्पादन दोनों पर ही चर्चा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय क्या है। तो अगर हम रियल मीनिंग इसके देखें, जो नेशनल इनकम है, तो ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आय होती क्या है। ये होती है जब राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर व्यक्त की जा सके तो उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब राष्ट्रीय आय क्या होता है स्थिर कीमतों पर व्यक्त की जाए तो उसको जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब कीमतें स्थिर रहेंगी दोस्तों तो उस समय जो आय हो रही है उस उत्पादन से और वस्तु से, तो उसको हम राष्ट्रीय आय का वास्तविक मीनिंग कहेंगे। क्योंकि जब मांग की लोच होती है तो ऐसी स्थिति में आय में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन जब वास्तविक जो कीमतें हैं, ठीक है, तो जो आय जब स्थिर रहती है तो उस समय जो कीमतें होती हैं उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है कि राष्ट्रीय आय कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। तो जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन होता है और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये स्थिति कहलाती है अत्यधिक लोचदार मांग। ठीक है दोस्तों, जब अनुपातिक परिवर्तन होता है दोस्तों मांग में और कीमत में भी अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो जाता है जब मांग में, तो ऐसी स्थिति में इसको अत्यधिक लोचदार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए उत्पाद के पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि करेगा। तो दोस्तों, जो उत्पाद होता है उत्पाद और कीमत जो होती है इसके जो है ये आप पूरक होते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता और उत्पादक जो है आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जब ए उत्पाद के पूरक वस्तु में कीमत में वृद्धि करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, ऐसी स्थिति में ए उत्पाद की मांग को अंदर की ओर खिसकाना इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ए उत्पाद की मांग को अंदर की ओर खिसकाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो है कीमत में वृद्धि होगी तो ये जो है उत्पादन की मांग के अंदर की ओर खिसकाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी और एनएनपी का अंतर बराबर होता है। तो दोस्तों, जीएनपी और एनएनपी का अंतर कब बराबर होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों पूंजी की घिसावट। ठीक है, तो जब पूंजी की घिसावट होती है तो ऐसी स्थिति में जीएनपी और एनएनपी का अंतर बराबर होता है, या जीएनपी और एनएनपी के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों, पूंजी की घिसावट कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुद्रा का प्रकार कहा जाता है? तो मुद्रा का प्रकार किसे कहा जाता है दोस्तों? मुद्रा का प्रकार दोस्तों वस्तु मुद्रा भी होती है, और विधिग्राह्य मुद्रा भी होती है, और पत्र मुद्रा भी होती है। तो मुद्रा जो है वस्तु के रूप में भी वस्तु मुद्रा भी कहलाती है। वस्तु विनिमय से ही मुद्रा का आदान प्रदान वस्तु को देकर भी माना जा सकता है। और उसके बाद विधिग्राह्य मुद्रा भी है और पत्र मुद्रा भी है। तो ये तीनों प्रकार की मुद्राएं हो सकती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु सामान्यतया मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित है? तो दोस्तों मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु मुद्रा पूर्ति की कितनी माप प्रचलित है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो मुद्रा पूर्ति को मापने के लिए जो मुद्रा पूर्ति की जो माप प्रचलित है दोस्तों कितनी है? वो है दोस्तों 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुद्रा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है चलन या चल मुद्रा, चलन या चल मुद्रा की मांग एवं जमाएं, चलन चल मुद्रा और बैंकों की सभी जमाएं, या समस्त चल निधि। तो दोस्तों सामान्यतः जो मुद्रा का अर्थ होता है वो क्या होता है? चलन, चल मुद्रा एवं मांग जमाएं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि शाख नियंत्रण के लिए अधिक लचीली है? तो दोस्तों अगर शाख नियंत्रण करना है तो कौन सी विधि सबसे लचीली विधि है? तो ये है दोस्तों खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा दोस्तों शाख नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सबसे लचीली विधि होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसने कहा था? तो मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है दोस्तों मार्शल का। क्योंकि मार्शल ने कहा था कि जो मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो इसका जो ये कथन है ये मार्शल का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुद्रा एवं प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है? तो दोस्तों मुद्रा और प्रचलन मुद्रा में क्या अंतर है दोस्तों? सभी प्रचलन मुद्रा हैं, किंतु सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि जो मुद्रा प्रचलन है वो क्या है कि सभी मुद्रा मुद्रा होती हैं, किंतु सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं होती हैं। ठीक है, तो मुद्रा और प्रचलन में यह अंतर है दोस्तों कि जो मुद्रा है या तो प्रचलन में होगी या नहीं होगी। अब मुद्रा जो है वो तो मुद्रा ही है, लेकिन कोई प्रचलन में होती है, कोई प्रचलन में नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सभी प्रचलन मुद्रा मुद्रा हैं, किंतु सभी मुद्रा प्रचलन मुद्रा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा राजकोषीय उपाय है? तो राजकोषीय उपाय कौन सा है? इसमें जो मुद्रास्फीति होती है उसको रोकने के लिए राजकोषीय उपाय क्या किया जा सकता है? उपभोक्ता साख नियंत्रण, या उच्च रिजर्व की मांग, या उच्च मार्जिन की मांग, या जनता से जमा उधार। तो दोस्तों अगर हम बात करें मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो राजकोषीय उपाय है वो क्या है? वो सबसे बढ़िया उपाय क्या है दोस्तों? जनता से जमा उधार। तो जनता से जमा उधार जो है ये सबसे राजकोषीय उपाय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन से क्या लाभ है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति के समय जो घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन की बात है तो इससे क्या लाभ होता है दोस्तों? इससे निर्यातों को हतोत्साहित करना या आयातों को प्रोत्साहित करना, घरेलू बाजार में विदेशी वस्तु की कीमत कम करना, या उपरोक्त सभी। तो मुद्रास्फीति के समय घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से क्या लाभ होता है दोस्तों? ये सभी प्रकार के लाभ इससे प्राप्त हो सकते हैं। एक तो निर्यातों को हतोत्साहित करना इससे हो सकता है, आयातों को प्रोत्साहित भी इससे किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों घरेलू बाजार में विदेशी वस्तु की कीमत कम करना। तो ये होता है दोस्तों मुद्रास्फीति। ठीक है, तो घरेलू बाजार में विदेशी वस्तुओं की कीमत को कम करना ये अधिमूल्यन के लाभ हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है? तो भारत के अंतर्गत कौन सा कार्य जो केंद्रीय बैंक नहीं करता? ऑप्शन है, केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार है, केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, या केंद्रीय बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करता है। तो दोस्तों जो केंद्रीय बैंक जो कार्य नहीं करता है वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं करता ये पूछा गया है। तो 3 कार्य इसमें केंद्रीय बैंक के द्वारा हो रहे हैं। केंद्रीय बैंक नोट का निर्गमन का एकाधिकार है, बिल्कुल सत्य है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि वो छोटे बैंकों को ऋण मुहैया भी करा देता है परिस्थिति में। लेकिन जो केंद्रीय बैंक जनता की जमाएं स्वीकार करता है, ऐसा केंद्रीय बैंक नहीं करता। तो यही केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो है जो उसके साथ जो छोटे बैंकों को जो है उनके द्वारा जो है जनता की जमाएं स्वीकार की जाती हैं, और केंद्रीय बैंक जो है इन छोटे बैंकों को नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लीफ कॉनन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लीफ कॉनन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो लीफ कॉनन जो प्रोसेस है दोस्तों किससे संबंधित है? मुद्रा की पूर्ति सिद्धांत से, या व्यापार चक्र का सिद्धांत से, या साख सृजन के सिद्धांत से, या रोजगार के सिद्धांत से। तो लीफ कॉनन जो प्रक्रिया है दोस्तों वो संबंधित है किससे? यह संबंधित है दोस्तों साख सृजन के सिद्धांत से। किससे संबंधित है दोस्तों? साख सृजन के सिद्धांत से है लीफ कॉनन प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी होगा और ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। साख सृजन के सिद्धांत पर आधारित है लीफ कॉनन प्रक्रिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति पिछड़े और अर्ध विकसित देशों के लिए लाभदायक है? तो मुद्रास्फीति जो है पिछड़े और अर्धविकसित देशों के लिए जो लाभदायक है वो कौन सी है दोस्तों? रेंगती हुई, या पैदल चलती हुई, या दौड़ती हुई, या सरपट दौड़ती हुई। तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो होती है वो रेंगती हुई भी होती है, पैदल चलती हुई भी है, दौड़ती हुई भी है, सरपट दौड़ती हुई भी है। तो जो अर्धविकसित देशों के लिए लाभदायक होती है दोस्तों कौन सी होती है? वो होती है आपका रेंगती हुई। कौन सी होती है दोस्तों? रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति है दोस्तों वो पिछड़े एवं अर्धविकसित देशों के लिए लाभकारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जाता है? तो व्यापार चक्र के किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन है पुनरुत्थान, तेजी, समृद्धि, या मंदी। तो कौन सी स्थिति में दोस्तों पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों अगर समृद्धि है व्यापार चक्र में, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा? पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, किसने कहा था? तो दोस्तों व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है पीगू, निकोलस कार्डोर, या जे आर हिक्स, या आर जी हार्ट्रे। तो दोस्तों व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों आर जी हार्ट्रे ने। ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों आर जी हार्ट्रे ने दोस्तों ये कहा था कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है। तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप किस प्रकार का है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप जो संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी, या उपरोक्त सभी। तो भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप है दोस्तों वो सभी प्रकार की है, क्योंकि संरचनात्मक बेरोजगारी भी भारत के अंदर पाई जा रही है, छिपी बेरोजगारी भी है ही, संघर्षात्मक भी है ही दोस्तों, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है। ठीक है दोस्तों, इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो ये सभी प्रकार की बेरोजगारी भारत के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट 2018 है दोस्तों,
ये 2018 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उस समय के हिसाब से। तो अभी के करंट लेटेस्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो लेटेस्ट जानकारी होनी चाहिए। तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो उस समय के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान रहा है? वो 130वां रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2000 हम अगर 24-25 की बात करें तो विश्व में भारत का जो स्थान है तो वो है 134वां। कौन सा स्थान है दोस्तों? 134वां स्थान है 2024 के अनुसार। तो यूएनडीपी अगर हम 2024 की बात करें दोस्तों, ये जो स्थान है तो इसके हिसाब से ये 193 देशों में इसकी काउंटिंग हुई है दोस्तों, 193 193 देशों में। तो 134वां स्थान है और यह रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड वॉल। ठीक है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो है इस रिपोर्ट का शीर्षक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 193 देशों में भारत का 134वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बट 2018 के अनुसार 130वां स्थान था, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मुद्रा मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण की सीमा है। तो मुद्रा ऋण के अनुसार किशोर ऋण जो होता है उसकी लिमिट कितनी रखी गई है? 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत जो किशोर ऋण की जो सीमा रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है 50,000 से 5 लाख तक की। ठीक है, तो 50,000 से लेके कहाँ तक दोस्तों? 5 लाख। तो ये किशोर ऋण की जो है क्या रखी गई है? सीमा रखी गई है दोस्तों। किसके अंतर्गत? मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत सरकार ने विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत मध्यम उद्योग में निवेश सीमा निर्धारित की है। तो भारत सरकार ने जो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जो मध्यम उद्योग हैं उन पे जो निवेश की सीमा निर्धारित कितनी की गई है? तो उनके निवेश के लिए जो निर्धारित सीमा है दोस्तों वह है 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपये। कितना रखा गया है? 10 करोड़ से 10 से लेके 30 करोड़ तक दोस्तों। तो ये लिमिट रखी गई है विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जो मध्यम उद्योग हैं उनमें निवेश करने की जो लिमिट है वो 10 से 30 करोड़ तक की रखी गई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2017-18 में भारत के निर्यातों में सबसे अधिक अंश किस क्षेत्र का है? तो 2017-18 में जो उस समय रहा है दोस्तों, भारत के निर्यातों में सबसे अधिक अंश किस क्षेत्र का रहा है? तो उस समय जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस क्षेत्र में जो है निर्यात हुआ था दोस्तों, वो हुआ था इंजीनियरिंग की वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम बात करेंगे 2024-25 के इसमें। ठीक है, तो 2024-25 के केस में क्या है दोस्तों? 24-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग है बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। चावल और अयस्क के क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है और इसमें जो है दोस्तों निर्यात सेवाओं में भारत का योगदान जो है बढ़ा है। ठीक है, किसमें? एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया। उसके अलावा राइस हो गया दोस्तों, चावल, और साथ ही दोस्तों अयस्क। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों में जो है भारत ने दोस्तों क्या किया है? ये जो है 3 क्षेत्र में योगदान बढ़ा है निर्यातों में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? तो ये 2018 की बात है दोस्तों। तो उस समय कितने क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? तो ये है दोस्तों 2 क्षेत्रों को रखा गया है। बट अगर हम वर्तमान समय में अभी की बात करें 2024-25 में दोस्तों, 2024-25 की अगर हम बात करें तो इस समय जो है, इस समय भी जो है दोस्तों 2 ही क्षेत्रों को सार्वजनिक रखा गया है। वो हैं, एक तो आपका रेलवे है दोस्तों। ठीक है, एक रेलवे को सार्वजनिक रखा गया है और एक परमाणु ऊर्जा को। किसको दोस्तों? परमाणु ऊर्जा। इन 2 क्षेत्र को दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। तो वर्तमान में भी दोस्तों 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। तो इसका उस समय 2018 में जब पेपर बना था तब भी 2 ही क्षेत्र थे दोस्तों, अभी भी 2 ही क्षेत्र हैं, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो दोस्तों 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर सबसे कम रही है वो रही है दोस्तों बिहार की। ठीक है दोस्तों, बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2018 तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? तो जब अप्रैल 2018 की बात करें तो दोस्तों उस समय भारत में जो महारत्न कंपनी की जो संख्या थी दोस्तों वो थी आपकी टोटल 8। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें दोस्तों, वर्तमान में जो अक्टूबर 2024 में जो सर्वे हुआ है दोस्तों, ठीक है, अक्टूबर 2024 के सर्वे के अनुसार भारत में जो महारत्न कंपनी की संख्या है दोस्तों वो कितनी है? टोटल 14 है। ठीक है, तो उस समय के अकॉर्डिंग तो 8 है दोस्तों, बट अब वर्तमान की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें वर्तमान में पढ़ना है। तो अक्टूबर 2024 के अनुसार दोस्तों टोटल महारत्नों की कंपनियों की संख्या 14 हो गई है। और इसमें जो है, इसमें अगर हम कंपनी की बात करें तो एक तो BHEL है और BPCL है, गेल है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया है और HPL है, HPCL है, इंडियन ऑयल है, NTPC है दोस्तों, और ONGC है, सेल है, SAIL, और उसके REC है। ठीक है, ऑल इंडिया। ठीक है दोस्तों, और REC है, और उसके अलावा PFC है, और HAL है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल मिला के 14 कंपनियां दोस्तों अभी जो है अक्टूबर 2024 में भारत में महारत्न कंपनियों के रूप में विराजमान हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग 8 यानी कि डी सही है। बट अभी वर्तमान के हिसाब से पूछेगा दोस्तों क्योंकि आपको आगामी एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो वर्तमान में अक्टूबर 2024 के तक, ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 2024 तक जो टोटल महारत्न कंपनियां हैं वो 14 हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2017-18 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था। तो 2017-18 के लिए जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया था दोस्तों वो किया गया था 1735 रुपये प्रति क्विंटल। 1735 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 2024-25 की यानी कि वर्तमान की स्थिति में क्या है दोस्तों, तो वर्तमान में दोस्तों क्या है कि केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP कहते हैं, ठीक है, तो ये कितना रखा गया है दोस्तों? ये रखा गया है रुपीज 2275 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है दोस्तों, तो 2275 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर समर्थन मूल्य रखा गया है। और 2017-18 के हिसाब से दोस्तों 1735 इसको रखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इतना चेंज इसमें हुआ है। ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों ये वर्तमान में 2024-25 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये जो है 2275 इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने 1 क्विंटल के लिए रखा है गेहूं का समर्थन मूल्य। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ था? तो 2016-17 की सर्वे के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि उस समय के पेपर का ही ये क्वेश्चन है तो उसको हमें पढ़ना जरूरी है। तो सर्वाधिक जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मॉरिशन से। ठीक है, मॉरिशस से हुआ था सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश जो प्राप्त हुआ था मॉरिशस से हुआ था दोस्तों। लेकिन जो वर्तमान में अब 2024-25 के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, क्योंकि अब ये आंकड़े चेंज हो गए हैं, तो इस समय जो है सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोस्तों अभी भी जो है मॉरिशस से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, मॉरिशस इसमें सबसे आगे है दोस्तों, जहां से भारत को सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों इसको FDI जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है दोस्तों ये FDI है। ठीक है, तो FDI जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है मॉरिशस से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों सिंगापुर का। सिंगापुर जो है सब सेकंड नंबर पर है, जहाँ से
भारत को विदेशी निवेश प्राप्त होता है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका से भी भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है, एफडीआई प्राप्त होता है। तो अमेरिका तीसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा मॉरिशस से प्राप्त हुआ विदेशी जो प्राप्त हुआ वो 177.18 अरब अमेरिकी डॉलर। और सिंगापुर से दोस्तों 167.47 अरब अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका से दोस्तों 67.8 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, और ये निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त होता है दोस्तों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकॉम, व्यापार, निर्माण, विकास, ऑटोमोबाइल, रसायन और दवा क्षेत्र में ये जो है ये विदेशी निवेश आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे और आप इनको जो है पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा है इस पुराने पेपर से कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसका लेटेस्ट रूप में हम उसका सही आंसर भी आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो अगर 2016-17 में भारत के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो मॉरिशस से प्राप्त हुआ था। कितना हुआ था इस पर हमको कोई नहीं जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अब आएगा नहीं। बट 2024-25 का लेटेस्ट हमें जो अपडेट है वो हमको रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो मॉरिशस से ही प्राप्त हुआ है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर से, तीसरे नंबर पर अमेरिका से। अगर मॉरिशस से कितना विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है क्वेश्चन आए तो 177.18 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में ही इसका काउंटिंग होता है दोस्तों। और उसके बाद सिंगापुर से 167.47 अरब अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका से दोस्तों 67.8 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में, तो ये जो है सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, टेलीकॉम, व्यापार, निर्माण, ठीक है, निर्माण विकास के अंतर्गत, ऑटोमोबाइल, रसायन और दवा क्षेत्र में ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको लेकर जब भारत सरकार का क्या मानना है कि मॉरिशस और सिंगापुर से ज़्यादा निवेश का कारण भारत के साथ उसके अच्छे टैक्स समझौते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी सामान विदेशों से आयात निर्यात होता है तो मेन डिपेंड करता है टैक्स पर। ठीक है दोस्तों, और टैक्स समझौते अगर अच्छे होंगे तो किसी भी देश के साथ आसानी से व्यापार किया जा सकता है। अगर उसमें जो लगने वाला टैक्स है अगर उसका लेवल में अंतर होता है तो वहाँ पर उस देश के साथ व्यापारिक समझौते जो है कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको हमारा ये समझाया हुआ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या नाम दिया गया दोस्तों उसको? उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसको सही आंसर हो जाएगा। जब सीमांत उत्पादकता ही शून्य हो जाएगी दोस्तों तो ऐसी स्थिति में क्या नाम दिया गया? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर संस्थागत साख का स्रोत कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन की वैल्यू को समझिएगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ये दोस्तों जो है इसके संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। बाकी अगर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से और सहकारी बैंक से और व्यापारिक बैंक, ये तीनों बैंक दोस्तों क्या होते हैं, ये जो है कृषि के लिए संस्थागत साख के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये हमेशा कृषि के क्षेत्र में ऋण मुहैया कराते हैं और आय व्यय को जो है मेंटेन करने में प्रयास करते हैं, उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये संस्थागत साख के स्रोत होते हैं दोस्तों। बाकी जो नहीं होते हैं वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो होती हैं दोस्तों, ये जो है NBFC दोस्तों, ये संस्थागत साख के स्रोत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों का 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो दोस्तों किस योजना के अंतर्गत
18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों का 2 लाख तक दुर्घटना मृत्यु या बीमा दिया जाता है। तो अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल बीमा योजना। तो अटल पेंशन योजना, अटल बीमा योजना 2 प्रकार की ये हैं दोस्तों। तो इसमें जो बीमा कराया जाता है दोस्तों, वो होता है अटल बीमा योजना के अंतर्गत। तो अटल बीमा योजना एक ऐसी योजना है दोस्तों, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के जो भी लोग हैं, उनके बैंक खातों में, जो बैंक खाते होते हैं, उसमें 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा जो है स्वतः ही इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु की मांग वक्र गिरती हुई दशा में होती है। किसने कहा था? तो दोस्तों, किसने कहा था ऐसा कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब होगी जब विक्रेता की वस्तु की मांग वक्र गिरती हुई दशा में होगी? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों ए पी लर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? ए पी लर्नर के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब होगी जब विक्रेता की वस्तु की मांग वक्र गिरती हुई दशा में प्रतीत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 पद मूल्यों का प्रमाप विचलन 6.5 है। यदि प्रत्येक पद मूल्य को 5 से बढ़ा दिया जाता है तो प्रमाप विचलन कितना होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर प्रमाप विचलन की बात पूछी गई है। तो ये जो दोस्तों, जो अगर 50 पद मूल्यों का प्रमाप विचलन 6.5 है और प्रत्येक पद मूल्य को 5 बढ़ा दिया जाए तो प्रमाप विचलन कितना होगा दोस्तों? तो तब भी दोस्तों प्रमाप विचलन 6.5 ही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक को 5 पद बढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर हम औसतन स्थिति में देखेंगे, फिर से जो है दोस्तों 6.5 ही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक पद में मूल्य को 5 बढ़ा दिया जा रहा है। तो प्रमाप विचलन में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि सब में वही चेंज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 6.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विचरण गुणांक परिकलित किया जाता है। तो दोस्तों, विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया इसके अंतर्गत। तो विचरण गुणांक परिकलित करने का जो सूत्र है दोस्तों, वो है आपका सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है दोस्तों, क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका विचरण गुणांक परिकलित करने का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है आपके फॉर्मूले से भी संबंधित आता है। अगर हम 2021 के पेपर की बात करेंगे दोस्तों, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यही नहीं आया था दोस्तों, बट इसे इसी प्रकार के इससे संबंधित आया था। तो इसलिए जो है एक फॉर्मूला हर उसमें पूछा जाता है, बाकी एक दो न्यूमेरिकल भी अवश्य आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे मूल्य जो समंकों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो मूल्य समंकों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं चतुर्थक। क्या कहलाते हैं उनको? चतुर्थक नाम दिया जाता है दोस्तों, जो समंकों को 4 भागों में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सह संबंध गुणांक समान होता है। तो सह संबंध गुणांक जो होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है? वो होता है दोस्तों अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर रूट के रूप में। अगर हम इसका बी एक्स वाई निकालें और फिर बी वाई एक्स निकालें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारा सह संबंध गुणांक परिकलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सह संबंध गुणांक की गणना की विधि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों, सह संबंध गुणांक ज्ञात करने की जो फॉर्मूला है, ये 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो ये किसके द्वारा ये विधि दी गई थी? तो ये विधि जो है दोस्तों, वो है आपका चार्ल्स स्पीयरमैन की। किसकी विधि है दोस्तों? सहसंबंध कोरिलेशन निकालने के जो ये फॉर्मूला है, ये चार्ल्स स्पीयरमैन का फॉर्मूला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, r इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, तो जहाँ पर r क्या है दोस्तों, यहाँ पर दो दो आर आए हैं दोस्तों, कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है इसके बारे में पूछा गया है। तो कैपिटल आर क्या है दोस्तों इसमें, तो कैपिटल आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है प्रमाप विभ्रम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, प्रमाप विभ्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है आर, कैपिटल आर। और फॉर्मूला है कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, संभाव्य विभ्रम क्या होगा यदि पदों की संख्या 100 तथा r इक्वल्स 0.802 है, तो ऐसी स्थिति में संभाव्य विभ्रम क्या होगा दोस्तों। तो अभी संभाव्य विभ्रम का हमने फॉर्मूला निकाला था दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संभाव्य विभ्रम कितना होगा दोस्तों, होगा 0.042। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है दोस्तों। आप इसको कैलकुलेट संभाव्य विभ्रम का फॉर्मूला लगा के आर की वैल्यू आपने रखनी है जो है 0.802 रखना है स्मॉल आर का मान। और पदों की संख्या जो एन है दोस्तों कितना रखना है, वो रखना है आपने 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके दोस्तों अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.241। ठीक है दोस्तों, 0.0241। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दो प्रतीप गमन रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होती जाएंगी, सह संबंध की मात्रा कितनी होगी। तो अगर जो है प्रतीप गमन रेखाएं एक दूसरे से दूर होती जाएंगी तो दोस्तों क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में सह संबंध की जो मात्रा होगी दोस्तों वो कम होती जाएगी। क्या होगा, कम होती जाएगी, क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच कोरिलेशन जो होगा दोस्तों वो कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिपगमन रेखा होगी, यह सह संबंध है। तो दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिपगमन रेखा होती है, तो ये सहसंबंध को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के सहसंबंध को कहते हैं दोस्तों पूर्ण सहसंबंध। क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों पूर्ण कोरिलेशन। ठीक है, पूर्ण कोरिलेशन, इसको कंप्लीट कोरिलेशन कहा जाता है दोस्तों, जब दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एक निर्देशांक आदर्श होता है यदि वह संतुष्ट करता है। तो एक निर्देशांक आदर्श कब होता है, जब वह संतुष्ट करता है, क्या करता है, किसको संतुष्ट करता है दोस्तों, केवल समय उत्क्रमणता को परीक्षण को भी संतुष्ट करता है और केवल तत्व उत्क्रमणता परीक्षण को जो है संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसके दोनों सही आंसर हो जाएंगे। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समयावधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो चरों में होने वाले परिवर्तन को किस समयावधि में मापा जाता है। ऑप्शन है माध्य, सहसंबंध, सूचकांक या अपकिरण। तो किसी समयावधि में जो चरों में परिवर्तन को मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है सूचकांक। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको सूचकांक नाम दिया गया है दोस्तों। क्या है, सूचकांक। किसी समयावधि में जो चरों में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं तो उसको सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यह सूत्र P01 1/2 सिग्मा P1 Q0 और अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, ये जो है किस विधि का सूत्र है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर ऊपर P1 है तो Q0 है और यहाँ P1 है और Q1 है। ठीक है, और इधर साइड देखना P0 Q0 P0 Q1 है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें चेंजेस को आप समझिए। और 1/2 तो ये सूत्र किस विधि से है दोस्तों, ये है ड्रोविट्स एंड बाउले विधि का। ठीक है, तो डोविट्स एंड बाउले विधि का ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यदि ब्याज दर में से मुद्रास्फीति दर अधिक है तो वास्तविक ब्याज दर होगी।
तो अगर ब्याज दर से मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है तो वास्तविक ब्याज दर क्या होगी दोस्तों? ये होगी दोस्तों ऋणात्मक। कैसी होगी? वास्तविक ब्याज दर दोस्तों क्या हो जाती है फिर? ऋणात्मक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तोरण वक्र यानी कि ओजाई वक्र जो है खींचा जाता है, ये किसकी सहायता से? तो जो तोरण वक्र खींचा जाता है वो किसकी सहायता से खींचा जाता है दोस्तों? माध्यिका, संचयी आवृत्ति विवरण या बहुलक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तोरण वक्र यानी कि ओजाई वक्र जो खींचा जाता है वो किससे खींचा जाता है दोस्तों? वो खींचा जाता है संचयी आवृत्ति वितरण द्वारा। तो संचयी आवृत्ति वितरण जो होता है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों तोरण वक्र खींचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 है। कालानुक्रमिक वर्गीकरण में समंक निम्न के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। तो कालानुक्रम वर्गीकरण के आधार पर समंक को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है स्थिति, समय, वर्गांतरों या गुण समंकों के रूप में। तो ये किया जाता है दोस्तों कालानुक्रमित वर्गीकरण में जो समंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है वो क्या जाता है? समंक। किसके आधार पर? समय के आधार पर। ठीक है। तो समंक को जो है समय के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है कालानुक्रमित वर्गीकरण में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये इससे पहले जो भाग 1 हुआ है दोस्तों इस इकोनॉमिक्स का ही 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके। अर्थशास्त्र की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रवक्ता अर्थशास्त्र के नाम से, आप उसमें जाके इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही लगातार क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जो है बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जब भी आपको अर्थशास्त्र का नोटिफिकेशन मिले उस क्लास को आप जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का कलेक्शन आपके लिए उसमें रहेगा, तो इसलिए बिना स्किप किए उसको ज़रूर देखिएगा। तो आप साथ ही अपने उन अभ्यर्थियों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है दोस्तों, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।